हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 22 नवंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर करवाए हैं। क्लियर है? टेलीग्राम पर इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हम सारी अपडेट कर दिए, तो आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। और आपका आगे आने वाले किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है गाइस? आइए स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पर सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाएगा। तो गाइस, जीके और करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत है, या संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है? सही जवाब रहेगा भाग 20 अनुच्छेद 368 में ये आता है। आपसे भाग पूछे, अनुच्छेद पूछे, सारे डिटेल यहां पर हम बता ही दे रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और गाइस, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो बन रहे हैं, हम जो डिटेल आपको एनालिसिस करवा चुके हैं उसी डिटेल से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सारी आप एनालिसिस का एक बार चेकआउट करें। एक ही पीडीएफ अगर आप उठा लेंगे तो उसमें से ही आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी डिटेल से। तो इसीलिए आप डिटेल्ड पढ़ा करें, क्योंकि आपके काम ये आगे चल के आएगा। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में बताई गई है, और इस भाग में केवल एक अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित माना जाता है। अनुच्छेद 368 में 24वें और 42वें संशोधन द्वारा क्रमशः 1971 और 76 में संशोधन इसमें किया गया। अब तक संविधान में कुल संशोधनों की जो संख्या है ये 104 है, और इनमें से नवीनतम जो है 25 जनवरी 2020 को अनुच्छेद 334 का संशोधन है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य में जीव जंतुओं को बचाने के लिए कौन सा भाग है? सही जवाब रहेगा ये जी वाला, जो अनुच्छेद 51A में जो जी वाला भाग है ये है जीव जंतुओं को बचाने के लिए। तो संविधान के अनुच्छेद 51A जी में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो बेसिकली यही आपसे पूछा गया है। तो ये भाग से तात्पर्य यहाँ पर जी है, कौन सा भाग? अनुच्छेद 51 का भाग जी है ना, इससे यहाँ पर पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है, जो कि 48A में है। अनुच्छेद 1976 में 42वें संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गतका किस राज्य का खेल है? सही जवाब रहेगा पंजाब का। गतका पंजाब के सिक्कों की एक पारंपरिक लड़ाई है। इसे मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, और पंजाब सरकार ने इसे खेल की मान्यता दी है। गतका जो है अब एक खेल और तलवारबाजी प्रदर्शन कला के रूप में लोकप्रिय हो चुका है। इसे अक्सर सिख त्योहारों के दौरान दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामे खान किस घराने से संबंधित है? सही जवाब रहेगा मांगनियार घराने से इनका संबंध है मामे खान का। मामे खान राजस्थान के मशहूर मांगनियार घराने के लोक गायक है, और वहां इस घराने की 14वीं पीढ़ी से है। मामे खान राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव सत्तो से हैं, और वह बचपन से ही मांगनियार समुदाय के लोक संगीत से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी गई थी? और एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए, इसलिए हमने जितनी भी पुस्तकें हैं इनके सारी डाल दिए हैं। चेतन भगत की इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। इनमें से 2-3 से क्वेश्चन अब तक बन चुका है, हो सकता है आगे भी बन पाए। 5 पॉइंट समवन 2004 में इनकी आई थी। वन नाइट एट है कॉल सेंटर, ये 2005 में। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ 2008 में आई थी। 2 स्टेट्स 2009 में। रिवोल्यूशंस 2011, और हाफ गर्लफ्रेंड ये 2014 में आई थी। मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 में। वन इंडियन गर्ल 2016 में। इंडिया पॉजिटिव 2019 में। ये इनकी कुछ ज़्यादा चर्चित पुस्तकें हैं जो कि आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। चेतन भगत जो है एक भारतीय लेखक है और स्तंभकार है, जो युवा मध्यम वर्गीय भारतीयों के बारे में अपने सरल शब्दों में अंग्रेजी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1995 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और उन्होंने 1997 में IIM अहमदाबाद से MBA किया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब रहेगा सीमुक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक सीमुक था। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सतकर्णी प्रथम जो है सीमुक का पुत्र था। तो सतकर्णी जो प्रथम था यह सीमुक का पुत्र था। नानाघाट शिलालेख सतकर्णी प्रथम को दक्षिणापति के रूप में संदर्भित करता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम सातवाहन शासक थे, जिन्हें अपनी माता से नाम प्राप्त हुआ था। और वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी ने उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। तो ये पॉइंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट बन जाए। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी है? सही जवाब रहेगा 80.33%। तमिलनाडु की साक्षरता दर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हो सकता है अगला जो आपसे क्वेश्चन बने वो किसी अदर स्टेट से बन जाए, साक्षरता दर पूछ लिया है, जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए, लिंगानुपात पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा आपका जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा एक नजर में सभी पॉइंट को।
अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने लाल किला कब बनवाया था? तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया था 12 मई 1638 को। लाल किला जिसे रेड फोर्ट अंग्रेजी में कहा जाता है, पुरानी दिल्ली भारत में स्थित है ये आपका, और यहाँ शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया था। यहाँ एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बना हुआ है। किले को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया था। बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 12 मई 1638 में शुरू किया था। क्लियर है? तो 12 मई 1638 में शुरू किया था, जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है 1904 में वीर सावरकर ने किसका गठन किया था? सही जवाब रहेगा अभिनव भारत का। वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी, और इस संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाइयों गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर ने की थी। यह जो संगठन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा था। अभिनव भारत संगठन की शुरुआत नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। साल 1904 में इसका नाम बदलकर स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देवदासी पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? सही जवाब रहेगा उड़ीसा। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार देवदासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में दिया जाता है। 14 अक्टूबर 2011 को भुवनेश्वर में आयोजित छठे देवदासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो उड़ीसा से संबंध है इसका। देवदासी पुरस्कार पाने वाले कौन कौन है? तो मैथिली प्रकाश, प्रेरणा देशपांडे, यामिनी रेड्डी, ये सभी देवदासी पुरस्कार पाने वाले में शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, या फिर कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य होता है। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी जो नृत्य है मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और वहां भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है कुचिपुड़ी नृत्य। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे बनाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में निम्न में ऐसा कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो लच्छी घोड़ी नृत्य होता है ये। राजस्थान में लच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल धोती कुर्ता और पगड़ी पहनने और विस्तृत रूप से सजाए गए डमी घोड़े की सवारी करने वाले पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं, जो शौर्य और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन यही आपसे बन जाए। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, गुरु हरगोबिंद ने किसके समय पर 4 बार मुगल सेना को हराया था? तो ये शाहजहां के समय पर हराया था। सिखों के 6वें गुरु थे गुरु हरगोबिंद। इन्होंने शाहजहां के समय पर 4 बार मुगल सेना को हराया था। शाहजहां ने जहांगीर के निधन के बाद सिख समुदाय पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तो गुरु हरगोबिंद ने शाहजहां से लोहा लिया और उनकी सेना से, यानी कि उनकी सेना ने मुगल सेनाओं को 4 बार हराया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहमानी साम्राज्य के समय में कौन सा राज्य अलग हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन था। इससे पहले भी बहमानी साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कल वाली शिफ्ट में। बहमानी साम्राज्य के समय में जो अलग राज्य हुआ था, ये बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये थे 4-5 थे ये, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। तो बहमानी साम्राज्य के समय में अलग हुए राज्य ये थे, याद रखिएगा। बहमानी साम्राज्य 1347 से 1518 तक चला था, और इसकी जो स्थापना है तुर्क अफगान सूबेदार था। इसकी स्थापना तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी। बहमानी साम्राज्य का प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य माना जाता था। तो ये प्रतिद्वंदी कौन था? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहमानी साम्राज्य का प्रतिद्वंदी कौन था? तो हिंदू विजयनगर साम्राज्य इसका प्रतिद्वंदी था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनुच्छेद 15 में क्या नहीं आता है? जाति, पैसा, धर्म और प्रजाति। तो अनुच्छेद 15 में देखिए जाति, पैसा, प्रजाति आती है, धर्म आता है, जाति आती है और प्रजाति आती है, पैसा नहीं आता है। तो पैसा करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत सरकार या राज्य की किसी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो बेसिकली जाति, धर्म और प्रजाति के बारे में यहाँ पर बात की गई है, पैसा के बारे में नहीं की गई है। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि कोई भी नागरिक इन आधारों पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 20 से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है, और यह अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। यह प्रक्रिया संविधान की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से ऊपर जाने पर वायुमंडल का तापमान कितना हो जाता है? तो 80 डिग्री सेल्सियस तक ये हो जाता है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। पृथ्वी की सतह के निकट क्षोभ मंडल सबसे गर्म स्थान या गर्म होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 371 में क्या आता है? तो संविधान का अनुच्छेद जो 371 है, इसमें क्या आता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान इसके तहत जो है प्रावधान आता है। महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष जो प्रावधान है ये आता है अनुच्छेद 371 के तहत। अनुच्छेद 370 आप सभी को बताइए किससे रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछे जाए कि अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और अनुच्छेद 371 का अगर आपसे पूछे जाए तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों होगा।
क्या होगा, महाराष्ट्र और गुजरात होगा 71 में। 70 से रिलेट करके हमने आपको याद करवा दिया। आई थिंक अब आप आसानी से इसको याद रख लेंगे। जिन लोगों को पहले से पता था उनको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आइए डिटेल कवर करते हैं। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 371 है, ये महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इन राज्यों के राज्यपालों को विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ जैसे क्षेत्रों के विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, 16 वन इनमें से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है 16 वन। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है। 16 घास के मैदान में बोने पेड़ या घास के मैदान होते हैं 25-30 फीट है, और इनकी वृद्धि अविकसित है लेकिन विविधता समृद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें थी? सही जवाब रहेगा 10 पुस्तकें। ऋग्वेद में 10 पुस्तकें थी। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। क्लियर है? और यहाँ भजनों का संग्रह है जिसकी रचना लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें 1028 भजन है और इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में 61 स्वर्ण पदक कौन से राज्य ने जीते? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हो। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते थे? तो इस तरह से मैं आपको डिटेल कवर करवा दूं पहले तो, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 61 मेडल जीतकर इन खेलों में अपने अभियान का समापन किया। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि आपसे 61 स्वर्ण ना देकर 61 पदक दिया हो कि किसने जीता है। तो भारत ने जीता इसमें, ना कि राज्य पूछा होगा आपसे, क्योंकि इसमें राज्य आपका नहीं आएगा। क्लियर है? हमने डिटेल निकाली तो राज्य यहाँ से नहीं आएगा। 61 किसी भी नए राज्य ने भी नहीं जीते हैं। क्लियर है? तो CWG 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्लियर है? 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते हैं। 61 मेडल जीतकर भारत ने अब अपने इस अभियान का समापन किया है। भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 61 मेडल जीतकर इन खेलों में अपने अभियान का समापन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नेशनल वाटरवे से क्वेश्चन बना है। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट ऑप्शन इसके हमें नहीं मिल पाया कि क्या था और किस नदी के बारे में बात की जा रही थी। क्लियर है? क्योंकि ये नदियों में ही होता है नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 जो नेशनल वाटरवे है वो डाल दिए हैं, आप आसानी से याद अब रख पाएंगे। अगर अपन बात करें NW की, नेशनल वाटरवे NW नेशनल वाटरवे की अगर अपन बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली हल्दिया से इलाहाबाद तक है ना। लंबाई है 1620 किलोमीटर। और ये कहाँ पर है? अवस्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये आता है ना। तो पूरी डिटेल है कंप्लीट। यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसका नंबर है कौन सा नंबर का, और कौन सी नदी पर है, कहाँ से कहाँ तक है, लंबाई कितनी है और कहाँ पर ये किस राज्य में स्थित है, सारी डिटेल यहाँ पर डली है। अगर ये पूछा होगा तो यहाँ से आपके पूरे पॉइंट कवर हो रहे हैं। अगर बात करें नेशनल वाटरवे 2 की तो ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सदिया तक है। 891 किलोमीटर लंबाई है इसकी और असम में देखने को मिलता है। नेशनल वाटरवे 3 जो है ये वेस्ट कोस्ट नहर है, कोट्टापुरम कोल्लम चंपकारा तथा उद्योग मंडल नहर है, 205 किलोमीटर लंबाई है, केरल में आपका ये आता है। नेशनल वाटरवे 4 चरण 1 कृष्णा नदी के 82 किलोमीटर लंबाई है, आंध्र प्रदेश में आता है। और देखिए ये यहाँ पर कृष्णा नदी के मुख्तियाला से विजयवाड़ा तक खंड का विकास। अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ पर और भी वाटरवे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल वाटरवे, ये यहाँ पर आपको दे रखे नेशनल वाटरवे 10, नेशनल वाटरवे NW 83, NW 85, NW 91, NW 68 और NW 111। इस तरह से जितने भी है आप देख लीजिएगा इनको, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब रहेगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो है बिहार की है 73.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर केरल की है 93.9% और मिजोरम की उसके बाद में है 91.6%। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिमुक कौन से वंश से संबंधित हैं? सही जवाब रहेगा सातवाहन वंश से। सिमुक का जो संबंध है यह सातवाहन वंश से है। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, उनका शासनकाल 100 से 70 ईसा पूर्व था। सिमुक को भारत के दक्कन क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाज की फसल का उत्पादन से संबंध है। हरित क्रांति का तात्पर्य अधिक उपज किस्म के बीजों विशेषकर गेहूं और चावल के उपयोग के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि से है। इन बीजों के उपयोग के लिए सही मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के साथ साथ जल की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी, व्यापार से संबंधित कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। तो जीडीपी किसी देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। जीडीपी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी दो तरह की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक वास्तविक जीडीपी। तो याद रखिएगा किस तरह की होती है, यही क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का नृत्य कौन सा है? तो झुमरी नृत्य, लोंडा नाच, जट जाटिन, धुमक्कड़िया, कीर्तनिया, सोराई, सामा, चकेवा, छात्रा, विदेशिया, ये सारे हैं। इससे पहले भी एक दिन हम आपको बिहार के सारे नृत्य आपको कवर करवा चुके थे, आज वापस से बना है। और ऑप्शन क्या था ये आप देखकर पहचान सकते हैं। बिहार के कुछ लोक नृत्यों का स्थानीय विरासत और संस्कृति से गहरा संबंध भी है। उदाहरण के लिए झुमरी नृत्य विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए क्या बनाया गया है। तो ये कुछ तरह के जो बिहार के नृत्य है आप देख लीजिएगा, इनमें से आपको कौन सा एग्जाम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नियमित 10 की जनगणना की जो शुरुआत हुई ये 1881 में हुई थी। क्लियर है? भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी और नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में से हुई है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना का कार्य किया जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में साल 1881 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB के द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। SSCB ने 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 32 कांस्य पदक जीते थे। और यह लगातार चौथी बार था जब SSCB ने राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित विक्रम सेठ की लिखी हुई एक उपन्यास है। 1349 पृष्ठों यानी 1488 पृष्ठ मृदु आवरण और 5,91,552 शब्दों की एकल मात्रा में अंग्रेजी भाषा में छपने वाली यह सबसे लंबी उपन्यास थी। क्लियर है? ए सुटेबल बॉय इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। बेसिकली 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में हुआ। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित किया गया था और यहाँ 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चला था। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ FIDE ने किया था। अगला क्वेश्चन है जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? सही जवाब रहेगा गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह गोल्फर है। जीव मिल्खा सिंह को क्रमशः 1999, 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहिंग पटकाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा असम से। देहिंग पटकाई महोत्सव असम के तिनसुकिया जिले के लेखापानी में आयोजित होने वाला एक सालाना त्योहार है। यह त्योहार असम सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका नाम राजसी पटकाई रेंज और शरारती दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। यह जो त्योहार है जनवरी के महीने में होता है। तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड यानी जीके के क्वेश्चंस मिले थे सारे कवर करवा दिए। अब अपन कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ते हैं। गाइज आपका ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बना है, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपका बन रहा है, लगातार क्वेश्चंस बन रहा है, इंटरनेट से भी आपका क्वेश्चन बना है। मैथ्स में लाभानी से क्वेश्चन बना है, परसेंटेज से क्वेश्चंस बना है, औसत से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके अलावा अनुपात से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में नंबर सीरीज आपकी डेली बेसिस पर आ रही, कोडिंग डिकोडिंग से डेली क्वेश्चंस बन रहे, 5 से बन रहे, दर्पण से बन रहे, मिरर इमेज से बन रहे। यानी कि इन टॉपिक में अगर अपन देखें सब्जेक्ट में तो कोई भी टॉपिक आपका चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो पूछे जा रहे हैं वहीं से आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी आपका पूछा गया हो, बट हमें इतना ही मिला है जितना हमने आपको बताया है ना। A to Z चीजें जितनी भी हमें मिल पाती है हम आपको सारी की सारी एज इट इज बताने में आपकी हेल्प कर पाते हैं ताकि आपको सटीक एनालिसिस मिल पाए। क्लियर है गाइस? और गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप सभी लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है कुछ क्वेश्चंस इसमें से नहीं आए। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो डाटा हमें स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं वो बताते हैं, वही हम आपको एग्जैक्ट बता देते हैं। उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमें ये तो नहीं पता है कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था क्योंकि हमने एग्जाम नहीं दिया है। हम ये कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन सेंड कर देते हैं तो हम उनको कन्फर्म जरूर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कन्फर्म भी कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन कन्फर्म नहीं हो पाते क्योंकि वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि ये क्वेश्चन इसका मुझे याद नहीं है, ये आया था या नहीं आया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। और उनके पास में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है उस टाइम पे कि उनसे हम 1 to 1 बात कर पाएँ। क्लियर है? तो आप थोड़ी सी सिचुएशन को समझा करें, है ना। जितना भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं एग्जैक्ट हम उनके द्वारा बताई चीज़ें ही लेकर आ रहे हैं। अब वो जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे बता देते हैं जो पहले वो पढ़ रखते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बाकी कोई नहीं, हम आपको बिल्कुल 100% सटीक एनालिसिस देने में विश्वास रखते हैं। कुछ भी फेक चीज़ें आपको कभी भी नहीं हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? जो चीज़ें हमें वो बता रहे हैं वो हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? तो आप जरूर से थोड़ी सी चीज़ों को समझा करें, सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको हम
1 to 1 जो क्वेश्चंस मिल रहा है वही बताने में हेल्प कर रहे हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, तो टेलीग्राम को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी अपडेट होती है सबसे पहले टेलीग्राम को ही हम अपडेट करते हैं। क्लियर है गाइस? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।